पुस्तक का नाम है लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2। लोकतांत्रिक राजनीति का भाग 1 आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। अध्याय 1 आज आपके सामने है और अध्याय का नाम है सत्ता की साझेदारी, पावर शेयरिंग या सत्ता में हिस्सेदारी। भाग 1 आज हम इसका करेंगे और जानेंगे कि सत्ता की साझेदारी क्या है। तो सबसे पहला प्रश्न यही पैदा होता है कि सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है। ध्यान से सुनिए, क्या है सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी या सत्ता में हिस्सेदारी एक ही बात है, चाहे सत्ता की साझेदारी कह दीजिए या फिर सत्ता में हिस्सेदारी कह दीजिए। सत्ता में हिस्सेदारी का अर्थ देश में विभिन्न स्तरों पर, जो देश में एक सरकार के स्तर होते हैं जिसके अंदर राज्य स्थानीय स्तर हम कह सकते हैं, तो सत्ता में साझेदारी का अर्थ देश में विभिन्न स्तरों पर और विभिन्न समुदायों के लोगों के बीच सत्ता या शासकीय शक्तियों का बंटवारा करना है। वर्तमान समय में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को दुनिया के ज्यादातर देशों में अपनाया गया है और लोग जो हैं वो आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से अब समृद्ध हो गए हैं। तो इसलिए हर तबका, हर जाति, हर धर्म जो हैं मांग करने लगे हैं कि उनकी भी सत्ता में हिस्सेदारी होनी चाहिए ताकि वो भी अपने वर्ग के हितों का प्रतिनिधित्व कर सके। तो उसी बात को लेकर ये चैप्टर आपकी कक्षा में आप दिया गया है कि सत्ता में हिस्सेदारी। तो सत्ता में हिस्सेदारी का अर्थ देश में विभिन्न स्तरों और विभिन्न समुदायों के लोगों के बीच सत्ता या फिर शासकीय शक्तियों का बंटवारा करना है या सरकार में उनको हिस्सेदारी देना है। तो इस चैप्टर को करने से पहले, इस अध्याय को करने से पहले 2 एग्जाम्पल आपके सामने आएंगे। एक बेल्जियम का है और एक श्रीलंका का है। इन उदाहरणों को आपने अच्छी प्रकार से समझना है कि इनमें क्या कहा गया है। वास्तव में इनमें सत्ता की हिस्सेदारी की बात कही गई है। बेल्जियम का उदाहरण सबसे पहले हमारे सामने है। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि बेल्जियम है कहाँ पर। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है जिसकी राजधानी ब्रुसेल्स है। याद रखना है, यूरोप का एक छोटा सा देश है जिसकी राजधानी ब्रुसेल्स है। ये आप मानचित्र देख रहे हैं, द्वीप महाद्वीप देख रहे हैं और एशिया के पास ही जो आपको रेड में दिखाई दे रहा है ये यूरोप महाद्वीप है। इस यूरोप में जो है वो बेल्जियम है। अब इसी को बड़ा करके देखते हैं तो ये यूरोप का मानचित्र आपके सामने है और इस मानचित्र में अगर आप देख रहे हैं ये आया है, ये यूनाइटेड किंगडम है जिसको हम इंग्लैंड कहते हैं। ये फ्रांस है और फ्रांस के पास ही ये एक छोटा सा देश है, हमारे हरियाणा से भी छोटा है, बेल्जियम जिसको कहते हैं। ब्रुसेल्स इसकी राजधानी है। अभी इसमें भी एक दोबारा फिर वो कलर वाला नक्शा आ गया है। तो इसमें आप देख रहे हैं ये यूनाइटेड किंगडम है जिसको यूके कहते हैं, ये फ्रांस है और फ्रांस के पास ही ये एक छोटा सा देश है बेल्जियम। क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो यह देश हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। इसकी जनसंख्या 1 करोड़ से थोड़ी सी ज़्यादा है, यानी कि हरियाणा की जनसंख्या से आधी है। हमारे हरियाणा की जो जनसंख्या है वो 2 करोड़ है। तो इस हिसाब से देखिए बेल्जियम की जो जनसंख्या है वो 1 करोड़ से थोड़ी सी ज़्यादा है। इस छोटे से देश में जो विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं उनकी बनावट काफ़ी जटिल है। अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं लेकिन उनकी बनावट काफ़ी जटिल है। देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा, कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है। याद रखना है, आपने अंडरलाइन कीजिए, कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके, आगे मानचित्र में आपको दिखाया जाएगा, 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच भाषा बोलता है। तो ये आपको बेल्जियम का मानचित्र दिखाया गया है। पीले वाला जो आप देख रहे हैं ये फ्लेमिश इलाका है और यहाँ पर जितने लोग, ये उसकी राजधानी है ब्रुसेल्स, ये आपको दिखाई गई है जिसमें मानचित्र में आप माउस को देख रहे हैं, ये राजधानी है। और ये जो पीले वाला हिस्सा है ये फ्लेमिश इलाका है और ये सारे के सारे जो 59% लोग हैं, 59% लोग हैं,
ये डच भाषी लोग हैं, डच बोलते हैं। 40% जनसंख्या वेलोनिया इलाके में रहती है और फ्रेंच बोलती है। 40% जनसंख्या वेलोनिया इलाके में रहती है और फ्रेंच बोलती है। ये निचले वाला आप देख रहे हैं, ये रेड वाला अगर आप देख रहे हैं, ये छोड़ दीजिए जहां दांत पर धारियां लगी हुई हैं। तो ये जो सारा का सारा रेड वाला इलाका है इसको वेलोनिया कहते हैं, वो ऊपर वाले को फ्लेमिश कहते हैं। ये सारा का सारा वेलोनिया इलाका है और ये सारे के सारे जो लोग हैं वो फ्रेंच बोलते हैं। जबकि फ्लेमिश इलाके में जितने लोग रहते हैं 59% जनसंख्या यहाँ ज़्यादा रहती है, डच बोलते हैं। इस वाले वेलोनिया वाले इलाके में जनसंख्या 40% है और वो फ्रेंच बोलते हैं। शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं। ये जो हैं ये 1% लोग जहां पर आपको धारियां दिख रही हैं, इस इलाके में जर्मन भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। 40% लोग जो फ्रेंच बोलते हैं, आपको समझ में 59% लोग डच बोलते हैं, फ्लेमिश इलाके में रहते हैं। 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं, वेलोनिया वाले इलाके में रहते हैं। 1% लोग जर्मन बोलते हैं। तो ये जो 40% लोग जो हैं फ्रेंच बोलते हैं, वे संख्या के हिसाब से तो कम हैं, लेकिन आर्थिक विकास की दृष्टि से वे शुरू से ही समृद्ध और ताकतवर रहे। तो अगर देखे पैसे के हिसाब से देखा जाए या राजनीति में हिस्सेदारी के हिसाब से देखा जाए तो वे शुरू से ही डचों की अपेक्षा ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे। लेकिन बाद में जब डच भाषी लोगों को भी आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ मिला, ये स्थिति जो है ये तब तक चलती है जब तक किसी खास वर्ग के लोग पढ़ते नहीं। जब वो शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं तो उनको पता लगता है कि उनके साथ किन किन बातों को लेकर अन्याय हो रहा है। तो शुरू में ये चलता रहा, लेकिन बाद में जब डच भाषी लोगों को भी आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ मिला तो उन्होंने इस स्थिति पर नाराजगी प्रकट की कि जो उनके साथ हो रहा था भेदभाव। इसका नतीजा यह हुआ कि 1950 से लेकर 1960 के दशक में बेल्जियम में फ्रेंच और डच बोलने वाले लोगों में तनाव बढ़ना था, क्योंकि जो फ्रेंच बोलने वाले लोग थे वो आर्थिक दृष्टि से ताकतवर भी थे और समृद्ध भी थे, पैसे वाले भी थे। लेकिन जो डच बोलते थे वो आर्थिक दृष्टि से कमजोर थे और राजनीति में उनकी हिस्सेदारी नहीं थी। लेकिन जब डच भाषी लोगों को भी शिक्षा का मौका मिला तो उन्होंने अपनी स्थिति को देखा और उन स्थितियों को जिम्मेदार ठहराया जो उसके कमजोर होने के कारण थे। तो उन्होंने सत्ता में हिस्सेदारी की। तो बेल्जियम इसी बात को लेकर तनाव बढ़ने लगा। बाद में इस तनाव को कम करने के लिए बेल्जियम के नेताओं ने संविधान में कई संशोधन किए और क्या क्या व्यवस्था की उनके द्वारा, संशोधनों के द्वारा जब तनाव ज्यादा बढ़ गया। पहला, संविधान में इस बात का प्रावधान किया गया कि केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान होगी। अंडरलाइन कीजिए, क्योंकि इसी पाठ के ऊपर, इसी उदाहरण के ऊपर अगला पूरा पाठ या आने वाला पूरा पाठ निर्भर है। तो जब डच और फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों में तनाव बढ़ा तो बेल्जियम के नेताओं ने संविधान में कई संशोधन किए। वो जो पहला था उसमें इस बात का प्रावधान किया गया कि केंद्र सरकार में फ्रेंच और डच भाषी मंत्रियों की संख्या समान होगी। ये सिर्फ बेल्जियम में एक ऐसा उदाहरण हुआ है जहां पर लोगों को सत्ता में बराबर का भागीदार बनाया गया है। तो मंत्रियों की संख्या समान की गई। साथ ही इस बात का भी प्रावधान किया गया कि कुछ खास कानून केवल तभी बनाए जाएंगे जब दोनों भाषाई सांसदों का बहुमत कानून के पक्ष में होगा। तो ये तो मंत्रियों की संख्या तो समान की ही गई, साथ ही इस बात का भी प्रावधान किया गया कि यदि कोई कानून किसी खास वर्ग से संबंधित है या दोनों वर्गों से संबंधित है, डच या फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों से संबंधित है, वो तभी बनाया जाएगा जब दोनों भाषाई सांसदों का बहुमत उस कानून के पक्ष में होगा। ये भी एक महत्वपूर्ण निर्णय था। दूसरा प्रावधान किया गया, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां दोनों इलाकों और दोनों इलाके कौन कौन से थे, फ्लेमिश और वेलोनिया। तो केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां दोनों इलाकों फ्लेमिश और वेलोनिया में बांट दी गई। इसका परिणाम यह हुआ
कि इन इलाकों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण कम हुआ। जब केंद्र सरकार ने अपनी शक्तियां दोनों इलाकों को दे दी तो केंद्र सरकार का नियंत्रण कम हो गया, और केंद्र सरकार का नियंत्रण कम होने से उन इलाकों के लोगों को अपना शासन चलाने की जिम्मेदारी मिल गई, तो नियंत्रण कम हो गया। अब यहाँ राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन नहीं है, क्योंकि आमतौर पर देखा गया है कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों को अपने अधीन रखने की कोशिश करती है, लेकिन बेल्जियम में ऐसा नहीं किया गया। तीसरा, राजधानी ब्रुसेल्स में अलग सरकार की स्थापना, क्योंकि वहां पर भी जो जातीय बनावट थी वो बिल्कुल अलग प्रकार की थी, तो इसलिए राजधानी ब्रुसेल्स में अलग सरकार की स्थापना की गई, और इसमें दोनों समुदाय अर्थात फ्रेंच और डच बोलने वाले लोगों का समान प्रतिनिधित्व, उनको समान हिस्सेदारी उसमें दी गई। तो ये आप देख रहे हैं, और ये बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। चौथा प्रावधान, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अलावा बेल्जियम में एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है। वहां पर अंडरलाइन कीजिए इस बात को भी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अलावा बेल्जियम में एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, जिसे वहां सामुदायिक सरकार कहते हैं। क्या है सामुदायिक सरकार? इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं, जैसे डच भाषा बोलने वाले, जैसे डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदायों के लोग, फिर चाहे वे जहां भी रहते हों, इसका चुनाव करते हैं। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं, जिसको वहां पर सामुदायिक सरकार कहते हैं। डच भाषा बोलने वाले अपनी सामुदायिक सरकार का चुनाव करते हैं, जर्मन बोलने वाले अपनी सामुदायिक सरकार का चुनाव करते हैं, और फ्रेंच बोलने वाले अपनी सरकार का चुनाव करते हैं। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेने का अधिकार है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि बेल्जियम में जो सत्ता में ज्यादा से ज्यादा लोगों को, जो वहां पर जो समुदाय थे, उनको बराबर की हिस्सेदारी देने का प्रावधान किया गया। दूसरा उदाहरण हमारे पास है श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। एक नया शब्द आपके पास आया है, बहुसंख्यकवाद। तो पहले तो ये जान लेना जरूरी है कि बहुसंख्यकवाद क्या है। साधारण सा अगर आप देखें, किसी संख्या का बहुत होना, बहुसंख्यकवाद। बहुसंख्यकवाद का क्या अर्थ है? किसी देश में अधिक संख्या वाले समुदाय द्वारा होता है। एक देश में जैसे भारत है तो यहाँ हिंदू धर्म के लोगों बहुसंख्या में हैं, मुस्लिम जो हैं अल्पसंख्या में हैं। तो किसी देश में अधिक संख्या वाले समुदाय द्वारा अपनी मर्जी से शासन चलाना, मतलब जब किसी देश में जो बहुसंख्यक लोग हैं वो सिर्फ अपनी मर्जी से शासन चलाने लगे, और जो दूसरे समुदायों, दूसरे धर्मों या जातियों के लोग हैं उनके हितों की अनदेखी करें, तो इसको हम बहुसंख्यकवाद कहते हैं। किसी देश में अधिक संख्या वाले समुदाय द्वारा अपनी मर्जी से शासन चलाना बहुसंख्यकवाद कहलाता है। श्रीलंका समुद्र में एक द्वीपीय देश है। द्वीप उसको कहते हैं जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। तो ये एक द्वीपीय देश है जहां जो तमिलनाडु के दक्षिण तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नक्शा आप देख रहे हैं, भारत का मानचित्र, और यहाँ पर तमिलनाडु से कुछ दूर जो है वो श्रीलंका है। तो ये एक द्वीपीय देश है जो समुद्र में स्थित है। ये उसका श्रीलंका को ही दिखाया गया है, उसके अलग अलग राज्य दिखाए गए हैं। ये नॉर्दर्न प्रोविंस है, ये नॉर्दर्न सेंट्रल प्रोविंस है। तो इस प्रकार से ये श्रीलंका के राज्य दिखाए गए हैं, या श्रीलंका को विस्तृत रूप से दिखाया गया। श्रीलंका को पहले सिलोन के नाम से जाना जाता था, याद रखना है, अंडरलाइन कर लीजिए, सिलोन के नाम से जाना जाता था। भारत की ही तरह श्रीलंका पर भी पहले अंग्रेजों का राज था। 1948 में यह देश स्वतंत्र हुआ, अंग्रेजों से स्वतंत्र हुआ। हम 1947 में स्वतंत्र हुए। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है, यानी हरियाणा के बराबर। श्रीलंका की आबादी में कई जातीय समूह के लोग रहते हैं। तो ये जो टोटल इसकी आबादी है 2 करोड़, इसमें कई जातियों के लोग रहते हैं। इनको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहले वहां पर जो लोग रहते हैं वो है सिंगली कहते हैं इनको। ये श्रीलंका के मूल निवासी हैं। इनकी आबादी कुल जनसंख्या की 74% है, 74% है। ये यानी कि श्रीलंका के मूल निवासी है
जो वर्षों से वहां पर रह रहे हैं, जिनको सिंगली कहते हैं। ये श्रीलंका के मूल निवासी हैं, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या की 74% है। अधिकतर सिंगली भाषी लोगों का जो धर्म है वो बौद्ध है, क्योंकि बौद्ध धर्म का प्रचार, वास्तव में तो बौद्ध धर्म का जन्म भारत में हुआ, लेकिन फैला दूसरे देशों में। तो जो सिंगली लोग हैं उनका जो धर्म है वो बौद्ध है। दूसरे हैं तमिल। तमिल से आपको याद आता होगा तमिलनाडु, तो ये भी सुन लीजिए कौन है। ये वे लोग हैं जो ब्रिटिश सरकार द्वारा चाय और गन्ने की खेती करने के लिए भारत से मजदूर के रूप में श्रीलंका ले जाए गए थे। तमिल इनको कहते हैं। जो उनके वहां के मूल निवासी हैं वो सिंगली हैं, और जो भारत से गन्ने और चाय की खेती करने के लिए मजदूर के रूप में श्रीलंका ले जाए गए थे, अंग्रेजों द्वारा ले जाए गए थे, वो तमिल हैं। इनकी आबादी कुल जनसंख्या में 18% है। पहले 74% सिंगली हैं और 18% जो भारत से गए हैं तमिल लोग वो हैं। 18% तमिल हैं। ईसाई भी हैं तीसरे वहां पर। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा 7% है, और वे सिंगली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। तो वो दोनों तरफ हैं, सिंगली भी बोलते हैं और तमिल भी बोलते हैं। तो ये आप श्रीलंका का मानचित्र देख रहे हैं। यहाँ पर जाफना है, ये वाला आप जरा ध्यान से देखें तो इसमें दिखाया गया है। जो ये रेड वाला आप इलाका देख रहे हैं, ये वाला पूरा का पूरा यहाँ से जाफना से जो शुरू होता है, यहाँ सारे के सारे या ज्यादातर बहुसंख्या में तमिल रहते हैं, जो भारत से श्रीलंका ले जाए गए थे। पीले वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ये सारे के सारे श्रीलंका के मूल निवासी, जिनको वहां पर सिंगली कहते हैं। ये थोड़े से बीच में जो आप देख रहे हैं, ये मुस्लिम आबादी, यानी कि जो भारत से तमिल लोग ले जाकर श्रीलंका बसाए गए थे वो उसकी सीमा पर रहते हैं, जो ये आप रेड रेड देख रहे हैं। अगले वाले मानचित्र में आपको बिल्कुल क्लियर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। ये वाला जो है, जिसको ऊपर वाला जो राज्य है उसका, इसमें जो है 93% जो है वो तमिल रहते हैं। फिर बीच में ये थोड़ा हल्का है, पिंक से कलर का है। यहाँ पर जो बटा हुआ है, ये वाले जो इलाके हैं, यहाँ पर 39% तमिल रहते हैं। ये उसकी राजधानी है श्रीलंका की, कोलंबो। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर 93% तमिल रहते हैं, और ये वाला इलाका भी है, यहाँ पर भी तमिलों की जो जनसंख्या है वो ज़्यादा है, 39% है, जबकि सिंगली की जो जनसंख्या है यहाँ पर 23% है। तो इस प्रकार से ये उसको वहाँ पर जातीय विभाजन है। जब तक श्रीलंका पर अंग्रेजों का राज रहा, जब तक अंग्रेज राज करते 1948 में वो देश को छोड़कर गए, तो जब तक श्रीलंका पर अंग्रेजों का राज रहा तब तक वह सभी कामों में तमिलों को प्राथमिकता देती है। अब स्पष्ट हो गया होगा तमिल कौन है और सिंगली कौन है। तो जब तक श्रीलंका पर अंग्रेजों का राज रहा तब तक वे सभी कामों में तमिलों को प्राथमिकता देते रहे। लेकिन श्रीलंका की स्वतंत्रता के बाद वहां के बहुसंख्यक सिंगलियों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। बहुसंख्यक सिंगलियों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि श्रीलंका सिर्फ सिंगली लोगों के लिए। आप समझ रहे होंगे, बेल्जियम का उदाहरण हमने आपको बता दिया, और एक श्रीलंका का उदाहरण आपके सामने। यहाँ पर एक बहुसंख्यक समुदाय जो है वो अल्पसंख्यक समुदायों के हितों की अनदेखी करने लगा है। तो जैसे ही वहां श्रीलंका स्वतंत्र हुआ तो वहां जो बहुसंख्यक सिंगली रहते थे, उन्होंने जो पहले तमिलों को प्राथमिकता अंग्रेज देते थे उसका विरोध करना शुरू कर दिया, और उनका कहने लगे कि श्रीलंका सिर्फ सिंगली लोगों के लिए। 1956 में श्रीलंका की सरकार ने एक कानून बनाया जिसके तहत तमिल भाषा की अनदेखी करके सिंगली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया। 1956 अंडरलाइन कर लीजिए कि यहाँ पर से झगड़े की शुरुआत होने वाली है। श्रीलंका की सरकार ने एक कानून बनाया जिसके तहत तमिल भाषा की अनदेखी करके सिंगली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया, पूरे देश की भाषा घोषित कर दिया। विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंगलियों को प्राथमिकता दी जाने लगी, तमिलों की अनदेखी की जाने। नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा दे, जबकि तमिलों का जो धर्म था वो बौद्ध नहीं था, वो हिंदू था।
तो संविधान में यह प्रावधान किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा दे। एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंका के तमिलों को नाराज कर दिया और वे अपने आप को बेगाना महसूस करने लगे, क्योंकि उनके खिलाफ ये सारे के सारे कानून जा रहे थे। उन्हें लगा कि सरकार की नीतियां उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही है। उन्हें लगा कि नौकरियों में उनके साथ भेदभाव हो रहा है। श्रीलंका सरकार के इस भेदभाव पूर्ण व्यवहार से असंतुष्ट होकर 1976 में तमिल युवकों ने एक सशस्त्र संगठन की स्थापना की। अंडरलाइन कीजिए, याद करने वाली बात है। श्रीलंका सरकार के इस भेदभावपूर्ण व्यवहार से असंतुष्ट होकर 1976 में तमिल युवकों ने एक सशस्त्र संगठन, यानी कि पूरी तरह जो पुलिस की तरह होता है, सशस्त्र संगठन की स्थापना की, जिसे लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम लिट्ठे का नाम दिया गया। छोटा सा उसका नाम है लिट्ठे, लेकिन आपने याद रखना है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम की एक संगठन की स्थापना की। इस संगठन की मुख्य मांग यह है कि तमिलों को शासन प्रणाली में उचित भागीदारी दी जाए, क्योंकि वो भी वहां के निवासी बन गए हैं। तो वो चाहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए कि अगर किसी देश में बहुसंख्यक लोग रहते हैं तो वो अल्पसंख्यकों के हितों की अनदेखी करें। तो मुख्य जो लिट्ठे नामक संगठन की स्थापना की, उसकी मुख्य मांग यह है कि तमिलों को शासन प्रणाली में उचित भागीदारी दी जाए तथा उत्तरी श्रीलंका में उनके लिए एक अलग देश की स्थापना, उत्तरी श्रीलंका में उनके लिए एक अलग देश की स्थापना की जाए। अपनी मांग को पूरा करने के लिए इस संगठन ने हिंसक गतिविधियों का सहारा लिया और राजनेताओं को मारना शुरू कर दिया। इससे श्रीलंका में अशांति फैल गई। श्रीलंका में दो समुदायों के बीच इस टकराव ने बाद में गृह युद्ध का रूप ले लिया। ये गृह युद्ध आपको बताना जरूरी है कि गृह युद्ध होता क्या है। जब दो समुदाय, श्रीलंका में दो समुदाय कौन कौन से, तमिल और सिंगली, दो समुदायों के बीच इस टकराव ने बाद में गृह युद्ध का रूप ले लिया। इस गृह युद्ध में दोनों पक्षों के हजारों लोग मारे जा चुके हैं। गृह युद्ध, सिविल वार क्या होता है ये भी जान लेना जरूरी है। एक नया शब्द आया है। किसी देश में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई, सरकार जैसे श्रीलंका में सरकार विरोधी समूह जो है वो तमिल है, जो सरकार के रवैये से खुश नहीं है। किसी देश में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई जब ऐसा रूप ले ले कि वह युद्ध जैसा लगे तो इसे गृह युद्ध कहते हैं। सिंपल आप समझ गए होंगे कि जब एक ही देश में एक समुदाय सरकार से खुश नहीं है, खुश ना हो और वह सरकार के विरुद्ध अस्त्र शस्त्र उठा ले तो और युद्ध जैसे हालात पैदा हो जाएं तो उसको गृह युद्ध कहते हैं, कि जो देश के घर में लड़ा जाता है। किसी देश में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई जब ऐसा रूप ले ले तो वह गृह युद्ध जैसा लगे तो इसे गृह युद्ध कहते हैं। बेल्जियम और श्रीलंका की इन कहानियों से हमें क्या शिक्षा मिलती है? दोनों कहानियां आपके सामने बता दी गई हैं। दोनों ही देश लोकतांत्रिक देश, लोकतंत्र है दोनों देशों में, लेकिन फिर भी सत्ता में साझेदारी के सवाल को दोनों देशों ने अलग अलग ढंग से निपटाने की कोशिश की। दोनों कहानियों को पढ़कर आप बता सकते हैं किस देश ने अपने जो संकट पैदा हो गया था सत्ता में साझेदार बनाने का, किसने बेहतर ढंग से उसको सुलझाया। बेल्जियम ने सुलझाया है या श्रीलंका ने सुलझाया है? बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदायों और क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करने पर ही देश की एकता संभव है। उन्होंने सोचा इस बात, इसलिए उन्होंने दोनों पक्षों को सत्ता में साझेदार बनाया। तो बेल्जियम के उदाहरण से आप वहां पर दोनों को बराबर बराबर हिस्से, अगर आप देखें केंद्र सरकार में दोनों के बराबर बराबर मंत्री, और कोई भी कानून तब तक नहीं बन सकता है जब तक दोनों भाषाई मंत्री उस पर सहमत न हो जाए। लेकिन श्रीलंका में ठीक उल्टा रास्ता अपनाया गया। वहां बहुसंख्यक समुदाय ने अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की अनदेखी की। इससे यह पता चलता है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों को सत्ता में हिस्सेदार न बनाने का फैसला करता है तो इससे देश की एकता संकट में पड़ सकती है। तो आपने श्रीलंका के उदाहरण से देखा कि जब सिंघलियों ने अलग अलग तमिलों के हितों की अनदेखी करके अलग अलग कानून बनाए
तो तमिल इससे नाराज हो गए और उन्होंने एक सशस्त्र संगठन की स्थापना की, जहां वहां पर गृह युद्ध शुरू हो गया और उस गृह युद्ध में असंख्य लोग मारे जा चुके हैं। तो यही कहा जा सकता है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों को सत्ता में हिस्सेदार न बनाने का फैसला करता है तो इससे देश की एकता संकट में पड़ सकती है। दूसरा